अब वस्तु आगे की तरफ जा रही है, तो आगे की तरफ कितना फोर्स लेके जा रहा है उसको 8 न्यूटन। तो आगे के लिए लगाओगे तो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे तोड़ के लगाओ ना, जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस डायरेक्शन में। बात कर लूं, टेंशन कभी धक्का नहीं दे सकती। तो कोई बच्चा मान लो डायरेक्शन उल्टी बना दे, तो समझ जाए वो कि उसने डायरेक्शन बनाई है उससे धक्का लग रहा है। टेंशन रस्सी में कभी भी धकेल नहीं सकती, हमेशा खींच सकती है। जैसे मैंने, हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जैसे रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। स्टार्ट करें, शुरू कर सकते हैं। सब ठीक है, आवाज आ रही है? वॉइस नहीं आ रहा क्या? एक सेकंड। हेलो, हाँ वॉइस आ रहा है अभी? एवरीथिंग इज फाइन नाउ, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू करें। चलिए, तो कल हम क्लास में ये सीख रहे थे कि फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, और नॉर्मल रिएक्शन अगर कैलकुलेट करने का कभी सवाल आ जाए तो वो किस प्रकार से करेंगे। अब हमारे टॉपिक को हम शिफ्ट कर रहे हैं टेंशन की तरफ, मतलब टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं, सवाल लिखें। सवाल ऐसे है, ये सीलिंग है, ये एक रस्सी है, इससे एक 2 kg का ब्लॉक जो है उसको लटका रखा है ना। फिर से एक रस्सी है, और उस रस्सी से 3 kg का एक ब्लॉक लटका रखा है। आपको रस्सियों में तनाव ज्ञात करना। टेंशन इन स्ट्रिंग्स आपको ज्ञात करना चाहोगे? कोशिश एक बार खुद से ट्राई करो, करो कोशिश। देखें, सबसे बेस्ट ये होगा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, दोनों का अलग अलग, 2 kg का अलग से बनाएं, 3 kg का अलग से बनाएं, और फिर उसके ऊपर कंसेप्ट को अप्लाई करके चेक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे। 2 kg का वजन कितना है? अगर अपन 2 kg के वेट की बात करें तो 2 kg का वेट कितना है? 2 kg का जो वजन है, या चलो पहले 3 kg का बना लो ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया रहेगा। 3 kg का बना लो, ठीक है। 3 kg को धरती अपनी तरफ खींचेगी कितने से? 3 इंटू जी से, मतलब आप कह सकते हैं 30 न्यूटन से। तो नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो 30 लग रहा होगा। अच्छा, पर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? ये 3 kg नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस रस्सी ने इसको खींच रखा है। भाई ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रस्सी हो या फिर, हाँ बेसिकली रस्सी के बारे में ही, कि रस्सी जो है वो केवल खींचने का काम करती है। रस्सी कभी धक्का नहीं दे सकती, केवल खींच सकती है। तो रस्सी बेटा अगर खींचेगी तो ऐसे ऊपर खींचेगी, तो इस पे ऐसे एक टेंशन लग रही होगी। लेट अस सपोज टेंशन का नाम T1 है। ये एक रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है। मैंने आपको यही बताया था कि एक रस्सी में टेंशन सेम रहती है। तो अगर आपकी रस्सी चेंज नहीं हो रही है, एक ही रस्सी है, तो उसमें टेंशन सेम रहेगी। अच्छा, इस पॉइंट पर टेंशन कैसे होगी? खींचने का काम करेगी। तो इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे खींचने का काम करेगी, ये T1 होगा। इस पॉइंट पर टेंशन कैसे लग रही होगी? इस पॉइंट पे भी टेंशन खींचने का काम करेगी।
टेंशन खींचने का ही काम करती है। इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लगेगी, इस तरीके से उस 2 kg को ऐसे खींच रही होगी रस्सी, हमेशा पुल करेगी, कभी पुश नहीं कर सकती। तो क्या ये दोनों T1 आपको समझ में आ गए डायरेक्शन वाइज सबको? ये 3 kg का ब्लॉक अपने वजन के कारण जब नीचे जाना चाहेगा 3 × G के कारण, जब ये नीचे जा रहा होगा तो नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये रस्सी इसको खींच रही है। तो इस पॉइंट पे टेंशन आ रहा है इसे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जो आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या फील होगा? जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये फील होगा कि इस 2 kg को ये रस्सी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। तो इस 2 kg को ये रस्सी नीचे खींच रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन रस्सी में नीचे की तरफ होगा, ऐसे। और कोई रास्ता है नहीं, कोई धक्का तो दे नहीं सकती ना, रस्सी कभी धक्का नहीं दे सकती, रस्सी केवल खींच सकती है। अच्छा, तो क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, तो T1 बराबर कितना हो गया? सिंपल, T1 बराबर होगा दिस 3 × G, मतलब ये कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी आ चुकी है? 30 न्यूटन। क्लियर सबको एवरीवन? चलो आगे बात करते हैं। क्या आप ये बोल सकते हो कि ये 2 kg के ब्लॉक की स्थिति क्या होगी? इसको नीचे की तरफ इसका वजन लग रहा होगा m × G, मतलब कितना? 2 × 10 दैट इज 20। बढ़िया। अब इस पॉइंट पर टेंशन कैसे होगी बताओ? इस पॉइंट पे रस्सी इस ब्लॉक को खींचेगी, धक्का तो दे नहीं सकती, खींचेगी। तो ये नीचे जाना चाह रहा है पर इसको खींच रही रस्सी, रस्सी ऐसे खींच रही होगी। क्या ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन बराबर होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, तो यहाँ टेंशन होगी T2। अच्छा इधर आ, इधर आ, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है, तो रस्सी छत को भी खींच रही होगी, तो रस्सी छत को खींचेगी, क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा। दैट्स इट। पक्का? ड्रॉ करना क्लियर हुआ सबको? अब आप ये देखो कि इस पॉइंट पे साम्यावस्था लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? वस्तु नीचे तो जा नहीं रही है, वस्तु अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो कैसे लगाओगे साम्यावस्था? तो दिमाग लगाओ कैसे लगेगी। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? T2। इसको अलग से दिखाऊं क्या? तो नीचे लग रहा है T1, इधर लग रहा है 2 × G मतलब 22 न्यूटन, ऊपर लग रहा है T2। तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है T2, ये किसके बराबर होना चाहिए? नीचे वाले फोर्स के, मतलब T1 + 20 के। यहाँ से T2 बराबर कितना आ गया? 30 + 20 50 न्यूटन। T2 आ गया 50 न्यूटन और T1 आ गया आपका 30 न्यूटन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ गया? अब हम एक और सवाल करें, सेम जो आप ट्राई करोगे खुद से। किसी को कॉपी करना हो तो कर लें। बेटा सभी रस्सियां आदर्श है ना, ऐसा बोलते हैं। आदर्श क्यों बोलते हैं? आदर्श बोलने का मतलब है रस्सी में कोई वजन नहीं है, रस्सी में हर पॉइंट पर टेंशन एक जैसी है, रस्सी आइडियल कहलाती है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर रस्सी आइडियल है तभी हम टेंशन सेम बोल सकते हैं। हाँ? तो यदि सभी रस्सियां आदर्श हैं
तब सभी में टेंशन है ना, सभी में तनाव ज्ञात करें। तब सभी में तनाव कितना होगा ज्ञात करें। चलो शुरू हो जाओ। कोशिश करो करने की, साम्यावस्था है पूरी तरह से, है ना, हर जगह। आप लोगों ने आपने ईमानदारी से सवाल को लंबे समय तक ट्राई किया है, मैं सॉल्व करूंगा। आपको बस शांति से देख क्या हमारी गलती थी, क्या हम सही कर रहे थे, सीखना है मतलब। क्योंकि जब हम किसी सवाल को ट्राई करते हैं ना और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं, तब हम सीखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो जिसने ईमानदारी से ट्राई किया था वो अच्छे से फोकस करके समझेंगे, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे। चलो देखो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना यहाँ पे, हम सारे दिखा देते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। 20 kg को पृथ्वी नीचे की तरफ खींचेगी कितने फोर्स से बेटा? m इंटू जी। 20 इंटू 10 कितना होता है? 200। पृथ्वी इसको नीचे खींचेगी कितने से? 200 न्यूटन। बढ़िया। इस पॉइंट पे रस्सी के बारे में क्या ख्याल है? रस्सी धकेलने का काम तो करती नहीं है, रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है। तो जब ये 200 न्यूटन से नीचे आने की कोशिश करेगा, रस्सी इसको ऐसे खींचेगी, यहां लगेगी टेंशन। मान लेते हैं ये टेंशन T1 है, चलेगा बेटा? ये टेंशन यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इस पूरे तार में कितने वायर है यहाँ पे? एक तो ये वायर है, वायर मतलब रस्सी कितनी है? एक ये रस्सी है, दूसरी रस्सी कौन सी है? दूसरी वाली रस्सी ये है, तीसरी वाली रस्सी ये है, तीन ही तो रस्सी है। इस एक रस्सी में पूरी तरफ टेंशन सेम होगा, इस दूसरी रस्सी में पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा, इस तीसरी वाली पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा, राइट? तो इस पॉइंट पे टेंशन कैसा लग रहा होगा? रस्सी धकेलती नहीं है, हमेशा खींचती है। तो इस पॉइंट पे रस्सी ऐसे नीचे की तरफ खिंच रही होगी, यहाँ टेंशन आएगा ऐसे T1। क्या तुम्हें मैं एक और शानदार तरीका बताऊं टेंशन निकालने का, जिसमें तुम्हें और आसान अच्छा फील होगा? किसी भी पॉइंट पे टेंशन देखनी है ना, तो वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, जैसे इस पॉइंट पे आपको टेंशन देखनी है तो ये वस्तु है, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। इस पॉइंट पे देखनी है, नोड है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इस पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ। तो जैसे आप वस्तु से दूर जाओगे और रस्सी की तरफ जाओगे, वो खिंचाव ही उत्पन्न करेगा, हमेशा खींचेगा। तो अगर आप कंसेप्चुअली समझते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो कि वस्तु से दूर रस्सी की तरफ। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट पे बताओ, यहाँ पे रस्सी पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ खिंचाव, ऐसे खिंचाव आएगा। इस खिंचाव को T3 नाम देंगे क्योंकि थर्ड रस्सी की बात हो रही है। इस पॉइंट पे खिंचाव कैसे आएगा? ऐसे खिंचाव आएगा, ये T2 होगा, है ना। यहाँ पर रस्सी इस पॉइंट को खींचेगी अपनी तरफ। बेटा रस्सी हमेशा खींचती है, तो रस्सी को लेके तो एकदम मस्त रहा करो, टेंशन फ्री। तो T3 सेम रस्सी सेम तनाव। T2 यहाँ पे भी इस पॉइंट को रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, सेम रस्सी बेटा सेम तनाव। अच्छा बात बन गई। अब हम T1 तो डायरेक्टली बता सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, क्योंकि जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यही तो है। अगर 20 kg का ब्लॉक कहीं भी हिल नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है T1 किसके बराबर है? 200 न्यूटन के बराबर है। T1 तो आ गया 200 न्यूटन। अब T2 T2 T1 T1 आ चुका है, T2 और T3 के लिए इस नोड को अलग से बनाते हैं, इसको बोलते हैं नोड।
जंक्शन, संधि, जहां पे रस्सियां मिल रही हैं। अच्छा, इस नोड को अलग से ड्रॉ करते हैं। T1 ऐसे लग रहा है, T3 ऐसे लग रहा है, T2 ऐसे लग रहा है। तो दिस इज T1, दिस इज T3, दिस इज T2। हाँ जी, तो एंगल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ये 53 डिग्री है तो Z बन रहा है, ये भी 53 होगा। दिस एंगल इज 53 डिग्री, राइट? तो क्या सवाल? ये 37 है, एकांतर कोण, ये भी 37 होगा। दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री। अब आपके पास दो ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। या तो आप लेमीज थ्योरम का प्रयोग कर लीजिए, और अगर लेमीज थ्योरम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से साइन कॉस को बराबर कर लीजिए। करें? चलो वापस से एक बार बनाते हैं। मैं चाहता था आप लोग ही सवाल को अपने हिसाब से फॉर्म करो, सॉल्यूशन को। यहां से बस हिंट लो। तो ये नीचे लग रहा है T1। अच्छा, इस T3 का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? T3 साइन 53 डिग्री, और T3 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा एंगल की तरफ? T3 कॉस 53 डिग्री। अच्छा, इधर T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? कॉस 37। और T2 का इधर कितना आएगा? T2 साइन 37 डिग्री। साम्यावस्था है, नोड कहीं जा तो रहा नहीं है, वहीं का वहीं है, तो T1 किसके बराबर होगा? T3 साइन 53 डिग्री प्लस T2 साइन 37 डिग्री। मैजिक ट्रायंगल, इधर T2 कॉस 37 डिग्री बराबर T3 कॉस 53 डिग्री। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए? नहीं, तीन अननोन नहीं है। T1 हमें पता है, वहां से हम निकाल चुके हैं 200 न्यूटन। अब दो ही अननोन है, T3 और T2, और दो इक्वेशन है, आराम से हंसते हंसते सॉल्व हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। क्या हम सब लोगों की अप्रोच सही थी इस सवाल को करने की? मैक्सिमम बच्चों की। हम लोग ऐसे ही प्लान कर रहे थे, हम लोगों ने इसी तरीके से सवाल को अप्रोच किया था क्या? देखना चाह रहा हूँ मैं एक बार, किन किन की अप्रोच बिल्कुल ऐसी ही थी। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह उनको अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच जारी थी, ऐसे कितने बच्चे हैं? कम है, अच्छी बात है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। तो अब आपको मैं एक अच्छा सवाल देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल देता हूँ। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बट जो चीज आप पढ़ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप। अच्छा, ये इस तरह का एक आनत तल है, और ये ऐसे एंगल थीटा पर है। हमने यहाँ पे एक दीवार जैसी बना रखी है, उस दीवार से हमने एक रस्सी बांध रखी है, और रस्सी से हमारा एक ब्लॉक बंधा हुआ है। बहुत फेमस टाइप का पैटर्न है, बहुत सवालों में दिखेगा आपको। ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक है जो इस तरीके से रखा हुआ है, ये रस्सी है, ये यहाँ पे सब कुछ बाउंडेड है, फाइन। और हाँ, डेफिनेटली ये एक आदर्श रस्सी है। इस रस्सी में टेंशन टी है। सवाल बहुत सिंपल है, टेंशन टी निकालना है। ठीक है, एक तो टेंशन निकालना है टी, और ये जो आनत तल है, ये आनत तल है ना, इंक्लाइन प्लेन, आनत तल पर सामान्य प्रतिक्रिया निकालनी है।
ट्राई करना चाहेंगे? बनाइए एक बार, देखिए क्या पता ज्योमेट्री बन के आपसे हो पा रहा है क्या। देखें, सब बालक बालिकाओं का ध्यान बोर्ड पे करें। बहुत आसान से, बहुत आसानी से होगा, बड़ा मजा आएगा आपको इसको करने में, और इसको सीख लेना हमेशा के लिए। ये जो ब्लॉक दिख रहा है इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहली बात, इसको धरती खींच रही होगी। एमजी दिखाने में कभी गलती करनी नहीं है। एमजी सबसे आसान चीज है। एमजी हमेशा धरती के केंद्र की तरफ लगता है। तो एमजी में तो आपको हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और दिमाग लगाना ही नहीं होता। एमजी सबसे आसान चीज है। तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये आपका लग रहा होगा एमजी। नोट्स को बार 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 रिवाइज किया करो। अपन ने जब कल की क्लास में पढ़ा था ना, तो ऐसे आनत तल बनाया था, सिंपल ब्लॉक रखा था और एमजी लगा के दिखाया था। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि आगे जब सफोस्टिकेटेड टॉपिक आए तो हम लिंक कर सकें उसको। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उसके लंबवत लगती है। ये सरफेस को दबा रहा है, सरफेस को दबाएगी। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, लाइक दिस। अच्छा, टेंशन कैसे लगती है। टेंशन वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, अगर डायरेक्ट करना है तो। और कंसेप्चुअल भी सही है कि ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, रस्सी ने उसको खींच रखा है, रस्सी उसको खींचेगी तो टेंशन ऐसे लगेगी, ये टेंशन होगी। क्या हम सारे फोर्स दिखा चुके हैं, या ईच एंड एवरी फोर्स हम दिखा चुके हैं, कोई समस्या नहीं है किसी तरह की का। अच्छा, अब छोटी मोटी बातें कर लें। ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ऐसे फील नहीं हो रहा है तो इस टी को यहाँ शिफ्ट कर दो। दो पैरेलल लाइन से सेम कट करता हुआ जा रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, नॉर्मल वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन के साथ, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, नॉर्मल वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है। कंसेप्चुअली आपको पता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आपने देखा रिएक्शन में यस का ऑप्शन भी आ गया है, चेक किया आपने। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके हाथ अगर, मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मोटर लगी होती है ना, इधर इधर, कभी कभी वो मोटर हमारे शरीर में काम नहीं करती है, तो हाथ उठता नहीं है हमारा। कोई बात नहीं, कभी कभी यहाँ की मोटर काम नहीं करती तो ऐसे नहीं हो पाता। तो किसी की मोटर जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यस नो के ऑप्शंस। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं बेटा, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को बैलेंस, मतलब इसकी एफबीडी बना रहे हैं एक तरह से, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई है अपन ने। इसकी एफबीडी को सॉल्व करते हैं। इसमें नीचे लग रहा है एमजी ऐसे, है ना। और बाकी फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। सर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। सर टेंशन का फोर्स भी लग रहा है ऐसे, वो भी कितने पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, वर्टिकल से नॉर्मल का एंगल भी थीटा है, वर्टिकल और टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल भी थीटा है। कंपोनेंट करके सॉल्व कर पाएंगे, देखो। इस टी का इस तरफ कंपोनेंट, इसलिए मैंने आपको रिलेटिव मोशन में इतनी मेहनत की थी ज्योमेट्री में आपके साथ, ताकि यहाँ आप कंफर्टेबल फील करो। टी कॉस थीटा, टी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, टी साइन थीटा। अच्छा, नीचे एम जी लगी रहा है। एन का इस तरफ कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और एन का इस तरफ कंपोनेंट
एन साइन थीटा। क्या हम सब कुछ बता पा रहे हैं? हम क्या ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस बिल्कुल। एन साइन थीटा इसके बराबर होना चाहिए टी कॉस थीटा के, और टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इसके बराबर होना चाहिए एम जी। दैट्स इट। इस तरीके से हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपको जो चीज़ जैसे कैलकुलेट करनी हो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, इन दोनों को मॉडिफाई करके। किसी एक की वैल्यू कहीं एक जगह से उठा करके दूसरे के पुट कर दो और फिर आराम से कैलकुलेशंस। ठीक है, डन है। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था? नाइस। कॉपी कर लो। फिर इसको एक और अप्रोच से करने की कोशिश, एक बार निकालो, एक बार आप लोग अपने हिसाब से टी भी कैलकुलेट करके देखो, टी कितना आ रहा है एग्जैक्टली, और एक बार एन भी निकाल के देखो। दोनों एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखो। कर सकते हो ना? यहाँ पे एन का मान रख दो, तो टी साइन थीटा प्लस यहाँ एन की जगह रख दो, यहाँ से टी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एम जी। यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। वो ऊपर 1 हो गया तो टी बराबर आ गया एम जी साइन थीटा, तो टी आ गया एम जी साइन थीटा। अब टी की जगह एम जी साइन थीटा रखोगे तो एन कितना आ जाएगा? एम जी साइन थीटा आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये लो, ये दोनों निकल के टी बराबर एम जी साइन थीटा और एन बराबर एम जी कॉस थीटा। क्या हुआ, डर गए क्या? आसान था ना? खुश? जब हैंड रेस कर दो, कितने बच्चों को समझ में आ गया है? लेट मी सी एवरीवन ऑन द बोर्ड। क्लियर है? छोटे बालक, छोटे बालक बालिकाओं को समझ में आ गया? बट एक और तरीका भी हो सकता है यार, कोई एक घिसा पिटा पैटर्न एक ही फॉलो करें ऐसे थोड़ी है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कंपलसरी है क्या सर? क्या कहीं लिखा है क्या, पत्थर की लकीर है क्या कि ऐसे ही करना है? हम अपने तरीके से करना चाह रहे हैं। हम देखो, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम होता है, साम्यावस्था तो साम्यावस्था होती है। आप कैसे कह सकते हो कि एक ही तरीके से करना है ना? देखते हैं, हमेशा एक तरीके से नहीं करना होता सवाल को। देखते हैं कि क्या कोई और भी अप्रोच हो सकती है क्या सवाल को सॉल्व करने की। ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ रहे थे, अगर हम mg का कंपोनेंट करें तो कैसा रहेगा? ये भी पॉसिबल है। हम mg का कंपोनेंट करें तो भी पॉसिबल है। कैसे? देखें, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। भाई अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा होगा। ठीक है, या ऐसे बोल लो, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, नॉर्मल, ये पूरा नॉर्मल ही तो है, नॉर्मल वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है, वही है, सेम बात। पहले अपन ने क्या किया था? एन और टी के घटक किए थे। इस बार हम एक काम करते हैं, एम जी के घटक कर लेते हैं। कभी कभी एम जी के घटक करना ज़्यादा आसान होता है, देखते हैं करके। तो एम जी के घटक करें तो पहले तो इनको जनाब को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये एम जी है। अच्छा, एम जी का ऐसे जो घटक आएगा, ऐसे, वो कितना आएगा? एम जी का एंगल की तरफ जो घटक आएगा वो कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा। सही है? इधर ध्यान दो राज। एम जी का इधर जो घटक आएगा वो आएगा एम जी कॉस थीटा। एम जी का ऐसे जो घटक आएगा ये एम जी साइन थीटा। इधर मैंने कहा था
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सारे फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे घटक कर रहा हूं तो भी तो बात बन जाएगी। अब मुझे क्या मेक श्योर करना है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट में नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा। सर इसका क्या होगा, अगर तुम इसके बारे में सोचो तो गधे हो, क्योंकि mg के घटक करने के बाद mg के बारे में भूल जाते हैं, ये हमने वेक्टर्स में सीख रखा है। तो अगर आप mg के घटक कर चुके हो तो mg को भूल जाओ, mg क्या गायब, एकदम भूल जाओ उसको। अब स्थिति ऐसी बनी है आपके सामने, ऐसी स्थिति बनी है जिसमें उधर है टेंशन, इधर है mg साइन थीटा, ऐसे है mg कॉस थीटा, और इस तरीके से है नॉर्मल। दिस इज द कंडीशन। अब आपको चारों फोर्सेस को बराबर करके जीरो के इक्वल करना है, मतलब आपको ऐसे भी बराबर करना है, ऐसे भी बराबर करना है। तो बराबर किया, साम्य अवस्था है तो t बराबर डायरेक्टली आ गया mg साइन थीटा, और n इक्वल टू डायरेक्टली आ गया mg कॉस थीटा। कुछ नहीं करना पड़ा, एक लाइन में आंसर आ गया। तो घटक करना भी एक समझदारी है, साम्यावस्था कैसे अप्लाई करना है वो भी एक समझदारी है, कि हमारा टाइम कम से कम कैसे बच सकता है और एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकती है। क्लियर है सबको? साम्यावस्था का फंडामेंटल क्लियर है ना? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस तरफ एक्सेलरेशन जीरो है उस तरफ फोर्स जीरो कर दो। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो कर दो, भूल गए? एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। अब जैसे इस एक्सिस की बात करें तो इस एक्स पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो कर दो, दोनों को बराबर कर दो। इस पे भी ऐसा कर दो, है ना? काफी अच्छा है, एफ इज इक्वल टू एम ए को अप्लाई करना काफी बेहतरीन लगता है अगर सिस्टमेटिकली करते हैं तो। अब एक और अच्छा सवाल दे रहा हूँ और ये आप ही को करना है, किसी भी हालत में ये सवाल करने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है। इसका आंसर आप ही को निकाल, करोगे? दे दूं सवाल? ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसको T1 ले लेना। तो सेकंड बोल रहे हैं इसको T2 ले लेना। थर्ड स्ट्रिंग है, इसको T3 ले लेना। ये फोर्थ स्ट्रिंग है, इसको T4 ले लेना। ये फिफ्थ स्ट्रिंग है, इसको T5 ले लेना। $37, ये 3 डिग्री। पांचों स्ट्रिंग में आपको तनाव निकालना है, पांचों आदर्श रस्सियों में। अब मुझे पता है तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। देखो, ये 20 kg है तो नीचे हो जाएगा 20 इंटू जी, 200 न्यूटन। इस पॉइंट पे वस्तु से दूर रस्सी की तरफ टेंशन होगी T1, तो T1 की वैल्यू है 200 न्यूटन। ये मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, आगे का काम खुद कर। ठीक है? क्या स्थिति है, तो देखें।
तो शुरू करें कहानी, सारे टेंशन्स वगैरह दिखाएं एक बार मिल करके। चलो देखो इस पॉइंट पे ये T1 है, इस पॉइंट पे रस्सी से दूर, पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ, सॉरी, ये T1 ऐसे लगेगा। T2 पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ, T3 पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ। और देखो इस पॉइंट पे चेक करोगे तो पॉइंट से दूर, वस्तु से दूर, मतलब वो दीवार से दूर रस्सी की तरफ। रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है बेटा, ये दिमाग में रखना है, रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है। अब इस जंक्शन पे आते हैं, क्या लगता है कैसा होना चाहिए? T3 का cos 37 ऊपर की तरफ आएगा, T3 का cos 37, T3 का cos 37 मतलब T3 का cos 37, cos 37 डिग्री कितना होता है? 4/5, तो 4/5 इंटू T3। T3 का sin 37 इधर आएगा, sin 37 कितना होता है? 3/5। ये अपन ने T3 के 2 घटक कर दिए। क्या आप सबने ऐसे ही किया था? वेरी गुड। नीचे लग रहा है T1, डायरेक्ट बोल सकता हूँ 200 न्यूटन, और T2 इस तरफ लग रहा है। बस अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए करना। 4/5 इंटू T3 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक, और T2 इज इक्वल टू 3/5 इंटू T3। चलो, तो आप कोई सा भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा सॉल्व कर लें। क्या आ गया? 250, 150 न्यूटन। तो T3 आ गया आपके पास 250 और T2 आ गया 150। कितनों का सही था? गुड, सीख रहे हो, मतलब अच्छी बात है। अब इधर आते हैं, T3 इस पॉइंट पर, पॉइंट से दूर रस्सी की तरफ, सेम रस्सी सेम टेंशन, तो T3 यहाँ तक जाएगा, है ना? उसके बाद, और T3 की वैल्यू पता भी है हमको कितनी है, 250 न्यूटन। बहुत खुशी की बात है ये तो। अच्छा, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, ये होगा T5, वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, ये होगा T4। अच्छा एक मिनट, ये एंगल कितना होगा? ये 37 है, तो ये भी 37 डिग्री होगा। देखो ना, Z एकांतर कोण, और ये 37 है तो ये भी 37 होगा। अब इसको लेके आ जाओ इधर, बनाते हैं। नोड पर कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं? इधर लग रहा है T4, T5 का साइन 53, समझो, जो आपका T5 है, T5 का साइन 53, और T5 का कॉस सॉरी, T5 का कॉस 53, और इधर आएगा T5 का साइन 53, तो T5 का कॉस 53 डिग्री कितना होगा? 3/5। और T5 का साइन 53, 4/5। T3 का cos 37, 4/5 T3, और T3 का sin 37, 3/5 T। अगर आपने इसी तरीके से मैनेज किया था तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती, चीज़ें एकदम आसान रहेंगी। ऐसे ही किया था क्या सबने? बस T3 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे पुट कर देना, T4 निकल जाएगा, T5 निकल जाएगा, तो अब तो कोई बहुत बड़ी डील है नहीं, कर लोगे आराम से। डन एवरीवन, छोड़ सकते हैं आपके ऊपर छोटा सा काम, बस यहाँ से T3 T4 कैलकुलेट करना है, इतनी जो चीज़ है ये आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।
अब आप हेडिंग लगाएं, त्वरित वस्तुएं। त्वरित वस्तुएं। भाई क्या टेंशन है? अभी हमें पता था कि एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने फोर्सेस को 0 कर दिया। अब हमें पता है कि हम एक बेसिक शानदार फॉर्मूला जानते हैं, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लिखना बंद करें। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma। हमें इसका मतलब पता है। जैसे अगर x एक्सिस में फोर्स लिख रहे हैं, तो x एक्सिस में त्वरण के हिसाब से x एक्सिस के फोर्स लिखे जाएंगे, y एक्सिस में त्वरण के हिसाब से y एक्सिस के फोर्स लिखे जाएंगे। मान लो आप हॉरिजॉन्टल में त्वरण देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल के फोर्स लिखे जाएंगे। अगर आप वर्टिकल में त्वरण देख रहे हो, तो आपको वर्टिकल के फोर्स देखे जाएंगे। अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन आनत तल के ऊपर फोर्स देख रहे हो, तो आनत तल के त्वरण के हिसाब से लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है ये तो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कि कोई घर्षण नहीं है। मैं ये मान के चलूंगा कि अभी घर्षण नहीं पढ़ा है आपने। मैं अगर मान के नहीं भी चलूंगा तो भी सच भी यही है कि आपने घर्षण नहीं पढ़ा है। तो अभी घर्षण के बारे में हमको सोचना ही नहीं है कुछ भी, है ना। अच्छा, इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। हम अपने हिसाब से कोई भी फोर्स अज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये 2 किलो है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। त्वरण ऑब्वियस सी बात है आगे की तरफ ही होगा। ये त्वरण अपन को निकालना है। हाँ जी। हम्म। हाँ जी दोस्तों, ठीक, चलो दिमाग लगाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे ना, कुछ भी टाइम पास नहीं, सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो m इंटू जी, मतलब 2 इंटू 10 20 न्यूटन। ये जमीन को धक्का देगा, जमीन इस पे सामान्य प्रतिक्रिया लगाएगी ऐसे, n। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक ऐसे ऐसे चल रहा है क्या? नहीं ना। मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे मैं अगर इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल बोलूं, इसको वर्टिकल बोलूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स भी 0 होना चाहिए फिर। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स भी 0 होना चाहिए। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में साम्यावस्था है, ये ऐसे नहीं चल रहा। अगर ये ऐसे नहीं चल रहा तो n शुड बी इक्वल टू एम जी। एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि n शुड बी इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स योर n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक कहानी तो ये। दूसरी कहानी, क्या ये ऐसे गति हो रही है? हाँ, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो आगे जाएगा। अगर आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। कैसे निकालोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन? सिंपल, F इज इक्वल टू ma से निकालेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में त्वरण की तरफ फोर्स कितना है? सर त्वरण है आगे की तरफ, फोर्स है इस तरफ 10 न्यूटन, सही है। बराबर द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड इसको। बस ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है, पक्का? अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे ही, सेम सिनेरियो में। मान लो सवाल ने ऐसा दे रखा होता, कि फोर्स ऐसे लग रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया है अपन ने। इस बार फोर्स ऐसे सीधा नहीं लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 37 डिग्री के ऊपर।
और ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा है। अब कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये कॉपी भी करो फिर कैलकुलेट भी करो और एन भी कैलकुलेट करना। करो करो। हो गया, देखो समझे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब तो कर लिया होगा आपने। 10 का इस तरफ घटक कितना आएगा, 10 का इस तरफ घटक कितना आएगा 10 cos 37 डिग्री, और 10 cos 37 डिग्री सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन, और इधर आएगा 10 का sin 37 6 न्यूटन। तो ऐसे ऊपर आ रहा है 6 न्यूटन, सामने आ रहा है 8 न्यूटन। डन है। अच्छा, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वस्तु वही है सेम, ऊपर वाली 2 किलो की, तो नीचे आ रहा है 20 न्यूटन, और ऐसे ऊपर आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। आप चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन एन को ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि क्योंकि वस्तु ऐसे नहीं चल रही, सवाल ने बताया ना ऐसे चल रही है, तो वस्तु ऐसे नहीं चल रही, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि n प्लस 6 इज इक्व टू 20, तो n इज इक्व टू 14 न्यूटन आ गया आपके पास। एक बात तो n जो है वो 14 न्यूटन है। कितने बच्चों का n 14 न्यूटन आया था? वेरी गुड। अब वस्तु आगे की तरफ जा रही है, तो आगे की तरफ कितना फोर्स लेके जा रहा है उसको, 8 न्यूटन। तो आगे के लिए लगाओगे तो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे तोड़ के लगाओ ना, जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस डायरेक्शन में बात कर लो। तो आगे की तरफ लेके कौन जा रहा है, आगे की तरफ लेके कौन जा रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है 8 न्यूटन 2 किलोग्राम को। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या उसको सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे आपको इसको कंसेप्चुअली समझना होगा। अब एक सवाल भी है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ ही है, उसको देखते हैं। कॉपी कर लो इसको। अब मैं तुम्हें लिखने के लिए दे रहा हूँ, तुम मुझे लिख के बताओगे। सिंपल एफ इज इक्वल टू एम अप्लाई करके दिखा देना मेरे को तो बस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में। इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, वस्तु आगे की तरफ एक्सेलरेशन है A, इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, इस तरफ एक्सेलरेशन है A। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये देखो, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है ना, F इज इक्वल टू एम का मतलब क्या होता है, F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन M इंटू A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बात समझना, ये नेट फोर्स होता है इस A की डायरेक्शन में, A की दिशा में नेट त्वरण होता है, नेट फोर्स होता है। तो ब्लॉक आगे जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो नेट फोर्स भी इस तरफ आना चाहिए। सबका ध्यान बोर्ड पे। अनीश इधर देखो, एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन सवाल ने दे रखा है आगे की तरफ है, तो नेट फोर्स भी आगे की तरफ होना चाहिए। तो F1 बड़ा होना चाहिए F2 से, और नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M इंटू A। ऐसे इक्वेशन लगेगी। ठीक, इधर एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ नेट फोर्स होगा, मतलब F2 ज्यादा होगा F1 से, तो इस तरफ इक्वेशन बनेगी F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M इंटू A। अब समझे F इज इक्वल टू एम ए का मतलब, फीलिंग आई? F इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या है?
चलिए साहब, अब जैसे ये बताओ, निकालो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, किस तरफ होगा। बताओ सर, ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा। ये आएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए कितना आ गया 6/2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ। और जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ एफ है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरफ ए आएगा, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए करोगे तो ए वही आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर इस तरफ आएगा। और यहाँ किस तरफ आ रहा था, आगे की तरफ आ रहा था, तो ए इस तरफ, एफ नेट भी इस तरफ। अब तो फील्ड डेवलप हो गया होगा। सर कहना क्या चाहते हैं। एफ फोर्स से खींच रहे, ठीक है ना, ऐसे एफ फोर्स आगे की तरफ लगा के खींच रहे, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लगानी है। आपको क्या क्या सवाल में दे रखा है, क्या क्या निकालना है। फर्स्ट, तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहला टास्क। दूसरा, तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। दूसरा, हर एक ब्लॉक पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो, है ना। प्रत्येक ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉस अप्लाई करो। थर्ड थर्ड है, आप एक्सेलरेशन निकालो, है ना, त्वरण निकालो सभी के, और प्रत्येक रस्सी में तनाव निकालो। हर रस्सी, जितनी रस्सी है उन रस्सियों में तनाव निकालना है, प्रत्येक रस्सी में तनाव। चलो शुरू करें। करना नहीं है आपको, सीखना है अभी ना, केवल बोर्ड पे देखो, करना नहीं है, केवल सुनना है, समझना है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स आगे लग रहा है, सवाल में दे रखा है कि तीनों ब्लॉक आगे की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे की तरफ है। तीनों ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, देखो थोड़ा फील करते हैं। इस M1 को फोर्स लगा के खींच रहे हैं, M1 से जो रस्सी बंधी हुई है वो रस्सी M2 को खींच रही है, M2 से रस्सी बंधी हुई है वो M3 को खींच रही है। कुछ 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 ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। चलो फोर्सेस बनाते हैं, पहले पहले एफबीडी बनाने के पहले यही फोर्सेस दिखा लेते हैं सारे, फिर एफबीडी बना लेंगे। इस पॉइंट पर टेंशन कैसे होगी, टेंशन हमेशा खींचने का काम करती है, इस M1 को खींचेगी। ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने बता भी तो रखा है, ये वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट पे रस्सी का काम है खींचना, वो इसको खींचेगी। सेम रस्सी है, टेंशन सेम रहेगा, ऐसे। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी रस्सी का काम वही है, खींचना, इस M2 को खींचेगी, या वस्तु से दूर रस्सी की तरफ, ऐसे भी आप टेंशन के बारे में सोच सकते हो।
टेंशन कभी धक्का नहीं दे सकती। तो कोई बच्चा मान लो डायरेक्शन उल्टी बना दे तो समझ जाए वो कि उसने डायरेक्शन बनाई है, उससे धक्का लग रहा है। टेंशन रस्सी में कभी भी धकेल नहीं सकती, हमेशा खींच सकती है। जैसे मैंने जो लगाया ना, इस M2 की तरफ खींच रहा है, ये M2 की तरफ खींच रहा है। अगर मैं T2 के डायरेक्शन ऐसी लगा देता तो धक्का दे रहा है, गलत हो जाता। मल्टीपल अप्रोचेस से आप एक ही चीज को समझ सकते हो। बस रस्सी कभी धकेल नहीं सकती, हमेशा खींच सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु से दूर या बिंदु से दूर रस्सी की तरफ ही ज्यादा बेटर है, जैसा आपको ठीक लगे। निरंजन ठीक है, जीवन सुखी, बढ़िया। इस पॉइंट पे खींचे का काम करना है, रस्सी सेम है, टेंशन सेम रहेगी, T2। अच्छा चलो और बात करते हैं। इधर नीचे की तरफ M3G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं N है। इसमें नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N डैश। M3G नॉर्मल रिएक्शन, चलो N1 N2 N3 नाम दे दो, हटाओ। ठीक है चलिए, वैसे मैंने सारा काम तो कर ही दिया। अब इस ब्लॉक को ले आओ, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है M3G, ऊपर की तरफ लग रहा है N3, आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर। अब सब बालक यही देखेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, मना कर रखा है, मतलब सच में मना कर रखा है, समझना है। PDF भी मिलती है ना। ये तीनों साथ में चल रहे हैं, M3 साथ में चल रहा है, M2 साथ में चल रहा है, M1 साथ में, रस्सी तनी हुई है, तीनों साथ में चल रहे हैं। इसके पास अगर त्वरण A है तो इसके पास भी त्वरण A है और इसके पास भी त्वरण A है। एक बात बताओ, सामने वाले त्वरण की दिशा में नेट फोर्स कितना है? इस M3 को त्वरण A देने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, कौन सा बल जिम्मेदार है? यूं तो चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है N3 और M3G तो आपस में बराबर है, ये तो बात खत्म हो गई। इसको आगे कौन लेके जा रहा है? इसको आगे लेके जा रहा है कैपिटल T। तो जब इसके लिए F इज इक्वल टू ma अप्लाई करोगे तो A एक्सेलरेशन M3 के अंदर कौन पैदा कर रहा है? कैपिटल T पैदा कर रहा है। यहाँ आएगा कैपिटल T बराबर M3A और इसका नाम है T2, तो T2 बराबर M3 इंटू A। ये F इज इक्वल टू ma अपन ने अप्लाई किया M3 के ऊपर। क्या हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसको F खींच रहा है, इसको T1 खींच रहा है, इसको कौन खींच रहा है? T2 खींच रहा है। ये रस्सी तो खींच रही है इसको, तो रस्सी में जो टेंशन है, रस्सी में जो तनाव है, उसके कारण तो M3 चल रहा है, अदरवाइज कौन है चलाने के लिए? ये रस्सी काट दो, छूट जाएगा M3 पीछे, नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, M2 के बारे में सोचें। चलो M2 के बारे में सोचते। सबका ध्यान बोर्ड पे, बिल्कुल लिखना नहीं है, लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे। चूज वाइजली, समझना है कि लिखना है। M2 पे नीचे की तरफ लग रहा है M2G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2, डेफिनेट सी बात है, ऐसे चल नहीं रहा है। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? T1, और ऐसे फोर्स कितना लग रहा है? T2। जाना का है आगे, क्यों आगे जाना है? साथ में जाना है तीनों। अब ऐसे चल नहीं रहा है, N2 मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू G, सही है। अच्छा, आगे कौन लेके जा रहा है? T1, तो ऐसे लिख दूं T1 बराबर M2 इंटू A, सही होगा ये। T1 आगे लेके जा रहा है, T2 पीछे खींच रहा है, तो नेट फोर्स लिखते हैं गधों, नेट फोर्स लिखते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना होगा? T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इसको आगे लेके जा रहा है। जैसे अगर ये 8 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन से आगे जा रहा है। ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, आगे वाला फोर्स 8 न्यूटन है, पीछे वाला फोर्स 2 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना फोर्स कर रहा है? 8 माइनस 2 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इसको आगे लेके जा रहा है।
तो यहाँ पे T1 माइनस T2 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स है, इसको बराबर करेंगे m2 इंटू ए के। ये m2 इंटू ए क्यों, क्या समझ में आ गया ना? अपन F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर रहे हैं। F ये रहा m2 a इस तरीके। बच्चों ठीक है, ये वापस देखें, थर्ड वाला देखें, उससे और समझ में आएगा। m3 की स्थिति कैसी है, m1 की स्थिति कैसी है बताओ। m1 को कौन लेके जा रहा है आगे? F। पीछे कौन रोक रहा है, खींच रहा है? T1। जाना कहाँ है, आगे जाना है। नीचे लग रहा है m1g, ऊपर लग रहा है n1। तो साफ साफ बोल सकता हूँ मैं इसके लिए कि n1 इज इक्वल टू m1 इंटू जी। दूसरा F आगे लेके जा रहा है, T1 रोक रहा है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, F माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये अपन ने अप्लाई किया है, F इज इक्वल टू एम ए। तीन इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो भी करेंगे अपन। इन तीनों को अलग अलग नाम दे देंगे। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल लेते हैं। कुछ करते हैं अभी, इक्वेशन 1 2 3 करके देखते हैं। पक्का सबको समझ में आ गया? आराम से शांति से कॉपी करो, ठीक है। डन बेटा, बढ़े आगे। चलो देखें आगे का जीवन। चलो तो तीन इक्वेशंस आई अपने पास, खेलते हैं उनके साथ। तो व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस? बेटा फर्स्ट इक्वेशन इज T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, है ना। सेकेंड इक्वेशन T1 माइनस T2 is equals to m2 into a, and third equation is f minus t1 is equals to m1 into a। क्या यही तीनों इक्वेशंस हैं जो अपन ने बनाई अभी मेहनत से? इन सबको जोड़ दो, क्या आ रहा है? T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, f इज इक्वल्स टू आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन a कितना आ गया, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया। यही पूछा था, ठीक है। क्या हम सारी टेंशन निकाल सकते हैं? तो एक निकाल के दिखा दूं, जैसे मान लो आपको T2 निकालना है फॉर एग्जांपल, तो अब आप T2 आराम से निकाल सकते हो। अब T2 होगा m2 इंटू ए, सॉरी m3 इंटू ए। तो m3 इंटू ए कितना है, ए ये रहा, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली आपको इस T2 का मान यहाँ पुट कर दो, T1 आ जाएगा। यहाँ T1 का मान पुट कर दो, T1 T2 तो निकालना है, T1 निकालना है, यहाँ पे T2 का मान पुट कर दो। तो यहाँ से T1 कितना आ रहा है, m2a प्लस, ए की जगह आप वही रख सकते हो चाहो तो, यहाँ भी आप ए की जगह रख सकते हो, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, या फिर एक काम करते हैं ना, इतनी मेहनत करी क्यों जबरदस्ती अपन। देखो बच्चों, T1 इज इक्वल टू है T2 प्लस m2a, T2 कितना है m3a, ये आ जाएगा m2 प्लस m3 इंटू ए डायरेक्ट T1, है ना, क्योंकि T1 बराबर क्या है T2 प्लस m2a। तो T2 की जगह अपन रखेंगे m3a, तो a कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ से आप एक काम करो, कुछ मत करो, a का मान रख दो। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, m2 प्लस m3, और ये मान रख दिया आपने f अपॉन m1 प्लस m प्लस। ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेट, कुछ भी टफ नहीं है, आसान है। पक्का?
एफर्ट्स लगाया जाए इसके साथ, है ना। चलो अब एक सवाल देते हैं आपको करने के लिए। दिख रहा है 10 किलो, 3 किलो, 2 किलो। अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ। लगाओ दिमाग। तो आपने सोचा इसके बारे में? अब मैं बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं बता रहा, आप खुद ही सोचें, खुद ही करें। बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कल अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप कर लोगे, इतना हिंट देने के बाद आप कर लोगे। देखो सबसे पहली बात, 30 न्यूटन का धक्का लगा इसको, ये पुश करेगा इसको, तो 3 केजी के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, मान लेते हैं एन। फिर 3 केजी इस पे फोर्स लगाएगा एन, एक्शन रिएक्शन। फिर ये 3 केजी आगे धक्का देगा 2 केजी को, एक्शन। फिर ये 2 केजी 3 केजी को देगा, रिएक्शन। अब ऐसे समझें, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक 30 न्यूटन का इस तरफ,
एक इस 3 kg ने इसको इधर फोर्स दिया होगा, तो F माइनस एन बराबर m इंटू ए। इस पे बात करें तो इसको इसने धक्का दिया n से, इसने इसको इधर किया n डैश से, तो इसके लिए होगा n माइनस एन डैश बराबर 3 इंटू ए। इसके लिए इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से n डैश, बस वो n डैश इसको आगे लेके जा रहा है, तो n डैश बराबर 2 इंटू ए। ऐसा करना होगा। कुछ कुछ ऐसे ही किया था, नहीं किया था तो वापस से सोचना, वापस से करना, कल इसको डिस्कस। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? फोर्सेस समझ में आई? वापस समझा दूं फोर्सेस ताकि आपसे हो जाए सवाल। देखो 9 kg 10 kg इसको ऐसे धक्का देगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, इधर धक्का पड़ रहा है तो आगे धक्का देगा, ये हो गया एक्शन। 3 kg इस पे ऐसे धक्का मारेगा, रिएक्शन। तो 10 kg पे इधर लगा 30, ऐसे लगा n। 3 kg को इससे धक्का मिला, तो ये धक्का देगा आगे वाले को, एक्शन, आगे वाला फिर देगा रिएक्शन, सिंपल। और 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? केवल ये वाला फोर्स है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एबीसी का एफबीडी बनाओ कंबाइन, तो कंबाइन एबीसीडी की बात करोगे तो ये अंदर के फोर्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक्शन रिएक्शन कैंसिल, एक्शन रिएक्शन कैंसिल। तो अगर अपन तीनों को कंबाइन फॉर्म में बात करें तो 10 + 3 + 2 ये ब्लॉक का द्रव्यमान हो गया, पूरे पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन बराबर इन तीनों का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय ए, से कर सकते हैं। और सिमिलरली तीनों पे न्यूटन लॉ भी लगा के दिखा दिया मैंने। आप एक बात, अगर इसका त्वरण ए होगा इंडिविजुअल तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, चल तो साथ में ही रहे चिपक के। तो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो सोल्यूशन नहीं था, हिंट था। ओके, तो ये नहीं सोचना कि सर ने करा के छोड़ दिया सवाल, कल वापस पूरा सवाल करेंगे, हिंट से आप लोग करने की कोशिश करना ताकि आपकी बुद्धि भी थोड़ी सी चले। अगेन आई एम सेइंग कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। अगर आपको थोड़ी अलग अप्रोच चाहिए तो मैंने आपको कल हिंट दे दिया था, आप संग्रह के अंदर जाकर के जो लास्ट ईयर के लेक्चर्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे वो होनी चाहिए। तो अगर आपको खुद से समझने में दिक्कत थोड़ी बहुत फील हो रही है देन आप उसकी हेल्प लेना, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा होगा उसको 100% समझ में आएगा। हाँ, किसी का जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल छूट गया है, किसी ने रिलेटिव छोड़ रखा है, काइनेमेटिक्स अभी तक देखा भी नहीं है, फोर्सेस का आइडिया ही नहीं है, बेसिक मैथ्स ही नहीं आती, वेक्टर ही पता नहीं है, वो परेशान हो सकता है। बाकी चीज़ें स्मूथ ही हैं। स्मूथ है अभी? मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे आगे भी स्मूथ ही रहे। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर, 2 से 5 मिनट में।